बचत, निवेश, इन तीन मूल मंत्र पर बनता है आपका निवेश पोर्टफोलियो। लेकिन इसके अलावा और भी अहम बातें हैं, जैसे कि आपका निवेश लक्ष्य, आपके निवेश की पूरा का पूरा अंतराल और इसके साथ साथ आपके निवेश विकल्प की चॉइस यानी चुनाव। इन तमाम मुद्दों पर और इन तमाम बारीकियों पर आपको फोकस करना है जब भी आप अपने लिए एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाएं या अपने लिए एक निवेश रणनीति बनाएं। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, आपको सिखाता है मनी मंत्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और चलिए शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है ऑन द शो। किन सेक्टर्स पर है म्यूचुअल फंड्स बुलिश, क्या आपको इन सेक्टर्स में करना चाहिए निवेश, बताएगा मनी मंत्रा। आईटी, बैंकिंग, फार्मा, किस सेक्टर में निवेश का है मौका और क्यों ये वक्त सही है सेक्टोरल निवेश के लिए, जानिए मनी मंत्रा से। लेकिन सेक्टर फंड पोर्टफोलियो में शामिल करें उससे पहले किन किन बातों का रखें ख्याल, जानिए मनी मंत्रा से आज। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको मिलवाएंगे हमारे आज के दो मेहमानों से। हमारे साथ हैं विश्वन के सीईओ ऋषि मेहरा, ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। आप दोनों का स्वागत है और जैसा कि आप दोनों जानते ही हैं, आज हमारा फोकस होने वाला है सेक्टोरल निवेश पर, यानी सेक्टर फंड्स या थीमेटिक फंड्स अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको शामिल करने हो तो क्या ये वक्त सही है, अगर ये वक्त सही है तो किस तरह से अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करने के लिहाज से आपको सेक्टर फंड्स को शामिल करना चाहिए। इन तमाम बारीकियों पर आज हमारा फोकस होगा। लेकिन मैं उन तमाम बारीकियों पर जाऊं उससे पहले मैं चाहती हूं कि कुछ सेक्टर जो हमेशा से ट्रेंड में रहे हैं या हाल ही में हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स उन पर बहुत ज़्यादा बुलिश रहे हैं, उनकी कुछ डिटेलिंग दर्शकों को और साथ ही हमारे मेहमानों को भी दे दें। सबसे पहले तो बैंकिंग सेक्टर, जहां पर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इनका एक्सपोजर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर हम डेटा देखें तो इसमें AUM जो है कुल मिला के ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का वो 19.9% के लगभग आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर, जहां पर हम डिजिटल होती इकॉनमी में कैसे इसका इंक्लूजन हो रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि तमाम डिजिटल थीम एक तरह से काम करती हुई दिखाई दे रही है और इसका फाइनेंस सेक्टर पे ओवरऑल असर इक्विटी AUM अगर हम देखें तो लगभग 12.12% के हिसाब से आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर काफ़ी हद तक बुलिश दिखाई दे रहे हैं म्यूचुअल फंड हाउसेज। IT सेक्टर ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, इसमें हम शामिल करना चाहेंगे सॉफ्टवेयर, खासतौर से इंश्योरेंस और नॉन बैंकिंग फर्म्स को भी, और ये सेक्टर आजकल पसंद बना हुआ है म्यूचुअल फंड हाउसेस का। तमाम स्कीम्स में आप देख रहे होंगे कि इन स्टॉक्स में स्पेसिफिक निवेश बढ़ रहा है, एक्सपोजर बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फार्मा सेक्टर, जो कि काफ़ी समय तक हमने देखा ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन 2015 से लेकर 2020 की शुरुआत तक ये ठंडा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही महामारी की शुरुआत हुई है, इसने लगातार ज़बरदस्त रिटर्न दिया है निवेशकों को और साथ ही म्यूचुअल फंड हाउसेस और फंड मैनेजर्स की जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, वो भी इस सेक्टर में आती हुई दिखाई दी है। पंकज जी, ये कुछ सेक्टर्स जो मैंने गिने हैं, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, IT और इसके अलावा हमने देखा फार्मा, इन पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले बैंकिंग से शुरुआत करते हैं, फिर अगला सेक्टर में ऋषि से लूंगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। बैंकिंग सेक्टर एक बहुत एक्टिव सेक्टर है और किसी भी अगर आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड को भी देखें तो उसमें भी मेजर एलोकेशन जो होता है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस में होता है, फॉलोड बाय टेक्नोलॉजी। तो आप ये देखिए कि यदि आप डाइवर्सिफाइड फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपका एक्सपोजर बैंकिंग फाइनेंस में काफी रहता है। तो ये सेक्टर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना बनता है, चाहे आप डाइवर्सिफाइड फंड में कर रहे हैं तो भी, और यदि आपको लग रहा है कि आप स्पेसिफिक इस सेक्टर में करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में करना चाहते हैं तो ये सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और राइट, यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जहाँ पर निवेश बढ़ा है ओवरऑल म्यूचुअल फंड स्कीम्स का, तो हमने ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो हमेशा से फ्लेवर में रहे हैं और फंड मैनेजर्स खास तौर पर इन पर बेट करते हैं। अगला सेक्टर होगा फाइनेंस सेक्टर का और यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ कुछ ऐसी कंपनीज की जैसे कि HCL टेक महिंद्रा और इन्फो एज हो गया। यहाँ पर ओवरऑल जो फेवरेटिज्म है या जो पसंदीदा थीम है ऋषि, यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउसेस का रुझान बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, पिछले 10 साल से एक तरफ
जो टेक्नोलॉजी है वो हर चीज़ को आगे लेके जा रही है। पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी की कंपनी सर्विस प्रोवाइडिंग होती थी, अब टेक्नोलॉजी की कंपनी प्रोडक्ट भी बनाने लग गई है। और ये जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनमें बहुत अच्छा मुनाफा होता है कंपनियों को, और इनके ऊपर डिपेंडेंसी, जो इनके ऊपर कंपनियां डिपेंड भी करती हैं इनको प्रोडक्ट या देने के लिए या सर्विसेज लेने के लिए, उनकी डिपेंडेबिलिटी इन पे बहुत होती है। तो इनमें कभी भी आप काम थोड़ा कम हो सकता है, बट कभी ज़्यादा कम नहीं होगा। तो फंड हाउसेज आई थिंक इसी चीज़ को देखते हैं कि एक बहुत बड़ी कंपनीज है, इनका इंफ्रा बहुत सॉलिड है, इनमें हमेशा डिमांड बनी रहेगी, इनमें इनके पास हमेशा काम रहेगा, और ये अब प्रोडक्ट भी बनाने लग गए हैं और प्रोडक्ट बना के बेचने लग गए हैं। सर्विसेज के अलावा भी इनकी इनकम प्रोडक्ट्स बनाने में आ गई है, तो वो इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब से कोविड या महामारी आई तो जो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेबिलिटी है वो और भी बढ़ गई। आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज से कुछ 2-3 साल पहले बहुत सारे काम ऑफलाइन हो जाते थे, अब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ऑनलाइन होने लग गए हैं, और इन सब की डिमांड इनके ऊपर आने लग गई है। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर हम ओवरऑल अगर देखें तो SBI लाइफ इंश्योरेंस की बात होगी, बजाज फिनसर्व की बात होगी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की बात होगी, HDFC लिमिटेड की बात होगी, तो ये तमाम कंपनियां जो है इस सेक्टर में शामिल होती है, और जहाँ पर जो म्यूचुअल फंड हाउसेज या फंड मैनेजर्स का रुझान है थोड़ा सा हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। स्क्रीन को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब IT सेक्टर की हम बात करेंगे, जहाँ पर ओवरऑल हम डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इसमें अच्छा खासा रुझान निवेशकों के लिहाज से भी है। इस सेक्टर में अगर हम पोर्टफोलियो के लिहाज से देखें या म्यूचुअल फंड हाउसेज के निवेश के लिहाज से देखें पंकज जी, तो काफ़ी रुझान दिखाई दे रहा है, क्योंकि IT सेक्टर एक तो ओवरऑल भी आप देखें तो इस सेक्टर में डिमांड पहले से भी अच्छी रही है, और इस कोरोना के पीरियड में हमने देखा कि काफी काम टेक्नोलॉजी होने की वजह से हो पाए। तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट, यानी कि आप पूरी हर इंडस्ट्री जो है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे में इस सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है और आगे भी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। और साथ ही अभी क्योंकि सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, बट आप अगर देखेंगे चाहे आप फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंकिंग में आप देखें तो टेक्नोलॉजी की बहुत डिमांड है। यानी कि जो काम पहले आपको मैनुअली करना पड़ता था या आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन करते हैं। तो यानी कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो और या एजुकेशन हो, हर जगह जगह पर टेक्नोलॉजी की डिमांड है। तो डेफिनेटली ये सेक्टर जो है एक एक्टिव सेक्टर है और इसमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। ऑलराइट, चलिए, अगला सेक्टर है फार्मा सेक्टर, जहां पर बम्पर रिटर्न्स आते हुए हमने देखा है। निवेशकों के लिहाज से भी रुझान बढ़ा है इस पूरे सेक्टर में। हमने देखा है बहुत सारे फंड हाउसेस ने खासतौर से हेल्थ केयर फंड्स को भी लॉन्च किया हुआ है। फार्मा प्ले ऋषि काफ़ी समय तक ठंडा पड़ा हुआ था, लेकिन अब अचानक से कोविड-19 के चलते हमने यहाँ पर दिलचस्पी आते हुए देखी है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इप्का लेबोरेटरीज, डिवी लेबोरेटरीज में म्यूचुअल फंड स्कीम्स का भी रुझान रहा है। 2015 से 2020 की शुरुआत तक हमने देखा है कि कुछ कठिन समय इस सेक्टर ने गुजारा है, लेकिन अब अचानक से ये क्या फ्लेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए जैसे ही कोरोना आया तो सबका ध्यान हेल्थ केयर की तरफ बहुत बढ़ा। हेल्थ केयर पहले भी हर वक्त ज़रूरत थी, पर एक वक्त मान लिया गया था कि हेल्थ केयर की डेवलपमेंट हो रखी है, बड़ी कंपनीज का प्रोडक्ट बिकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बिक सकते, और इनमें अब ये ओवर सप्लाई है, ये स्ट्रक्चर वो है। बट जैसे ही कोरोना आया, एक जब कस्टमर का ध्यान अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा गया, तो उसके बेसिस पे कंपनीज ने भी प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करी। देखिए पहले सिर्फ ये वैक्सीन थी, अब फ्लू की वैक्सीन भी हैं, जो लोग मान रहे हैं कि अब कोरोना के बाद लोग वो भी लगवाते रहेंगे, उनके भी पैसे लगेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत सारी आ रही हैं। ये बात कर रहे हैं कि कैंसर की रेमेडीज ये वगैरह, और उन mRNA वैक्सीन कैंसर में डेवलप हो रही हैं। अब ये जब सब चीज़ें डेवलप होंगी और कोई वैक्सीन निकालेगा या कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन निकालेगा या वो लाइफ की लॉन्गेविटी को ज़्यादा खींचेगा, तो उसको पैसे मिलना कंज्यूमर से जायज़ है, और इसके ऊपर इसलिए ये कंपनियां पैसा भी लगा रही हैं, और इनका पैसा लगाने के साथ इनके ऊपर रिटर्न्स अच्छे आने की उम्मीद है, इसलिए सारे म्यूचुअल फंड्स इसमें और भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं।
ऑलराइट, तो ये तो वो चुनिंदा सेक्टर्स हमने बताए हैं जहाँ पे ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का रुझान बढ़ा है और स्पेसिफिकली इनको लेकर जो फंड्स हैं उनमें भी हमने निवेश में इजाफा तो होता हुआ देखा है। लेकिन इसके अलावा हम आपको बताएं कि सेक्टर फंड आपको पोर्टफोलियो में क्यों शामिल करना चाहिए, उससे पहले जान लेते हैं कि हमारे आज के मेहमानों की आपके लिए सेक्टर फंड्स को लेके पिक्स क्या हैं, चॉइसेस क्या हैं और इसके पीछे उनकी क्या वजह है। तो पंकज जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, एक एक फंड लेते हैं। आपका पहला फंड कौन सा होगा और क्यों है? मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर पे काफ़ी पॉजिटिव हूँ और वजह मैंने बताई कि आज हम लोग बहुत सारे काम, जो मीटिंग्स की बात कर लीजिए वो भी ऑनलाइन पॉसिबल हो गई, बच्चों की एजुकेशन ऑनलाइन पॉसिबल हो पाई, या इस तरह से बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी आसान हो पा रही हैं। तो टेक्नोलॉजी की डिमांड हमेशा रहेगी और ऐसे में टेक्नोलॉजी फंड में जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड या टाटा डिजिटल इंडिया फंड, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, ये फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर कम्प्लीटली आपने टेक्नोलॉजी थीम पे बताया है। हालांकि मैं एक एक फंड की खासियत जानना चाहती थी आपसे, लेकिन आपने एक सांस में ही तीनों फंड्स के नाम दे दिए। ऋषि, आपकी क्या रिकमेंडेशंस होंगी? हाँ, देखिए, इस दुनिया में जो चेंज आया है उसमें टेक्नोलॉजी का, जैसे मेरे फेलो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो वैसे आईसीआईसीआई और आदित्य बिरला डिजिटल फंड्स, इनकी मैं भी उन्हीं की वैल्यू दूंगा। बट मैं ये भी कोशिश करूंगा कि अगर हमारे पास एक ऐसा फंड भी होना चाहिए जैसे जिस फंड से हमें आगे आने वाली चीज़ों में जो फ़र्क आ सकता है, उनका एक फंड भी हमारे को अपने पास रखना चाहिए। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में किल्लत आ रही है, हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो मेरे मानना ये है कि अगर हम एक ऐसा सेक्टरल फंड जो इंफ्रा का फंड हो सके और या नई चीज़ों के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट का फंड है, उनके बेसिस पे अगर कुछ हो सके तो मैं एक वो फंड भी रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि इन फंड्स में तो रिटर्न आ चुकी है और अगले 3-4 साल के लिए आप देख रहे हैं तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का जो क्रंच आ रहा है, हम देख रहे हैं कोयला ये वगैरह हर चीज मेटल बहुत बढ़ी हुई है। इनके बेसिस पे अगर आप वो वाला फंड भी एक लेंगे तो आपके लिए ये बेटर रहेगा। ऑलराइट, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी आप दोनों के पिक्स में कॉमन थीम रही है। सवाल ये उठता है कि इस तरह के फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में कब शामिल किया जाए। जो आपने फंड्स भी बताए हैं रिटर्न के लिहाज से, सबसे पहले पंकज जी, ये कैसे रहे हैं अब तक? देखिए, रिटर्न्स इनके काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि हमने देखा कि एक तो मार्केट बुल रन में था तो सभी फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया, और ऊपर से ये जो सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन फिर जो दूसरा सवाल है कि कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मेरी सलाह वैसे ये रहती है कि इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड में करते हैं तो वहां पर भी ये सेक्टर्स, चाहे टेक्नोलॉजी हो, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हो या फार्मा हो, वो आपको वहां पर मिल जाएगा, यानी कि आपका एक्सपोजर इन सेक्टर्स में ऑलरेडी रहेगा। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा सा अधिक रिस्क लेकर आप ब्रॉडर मार्केट के कंपैरिजन में बेहतर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा हमने देखा, यदि किसी फंड ने हम एक बात करें लार्ज एंड मिड कैप फंड की, और कैटेगरी का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में मान लीजिए 50% रहा, और ऐसे में टेक्नोलॉजी सेक्टर ने उससे कई गुना या कहीं ज्यादा रिटर्न दिया, तो ऐसे में यदि आप ऐसा सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करके आप ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न कमाना चाहते हैं तो ऐसे में कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आप किसी सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, यानी कि एक ही सेक्टर में आपका एलोकेशन है, यदि कोई भी ऐसा रीजन, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो या फिर वो करेंसी का रिस्क हो, तो इस तरह के रिस्क वहां पर रहेंगे, जिसकी वजह से यदि कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट आता है तो आपका लॉस भी वहां पर ज्यादा हो सकता है। और साथ ही कोई भी सेक्टर हमेशा एक ही तरह से परफॉर्म नहीं करता है। हमने देखा जैसे कि फार्मा सेक्टर पहले बिल्कुल काफी टाइम तक एकदम पिटा हुआ सेक्टर था, लेकिन कोविड-19 की शुरुआत से ये सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई। तो इस तरह से जो सेक्टरल फंड होते हैं वो एक टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेगा।
इसके लिए ये जो आपने बात आपको की है कि एंट्री हमेशा और एक ही एग्जिट सेक्टर पता अच्छा होनी परफॉर्म नहीं चाहिए। करेगा, इसीलिए ऋषि बहुत जरूरी है ये समझना कि इनमें आपका एंट्री टाइम और आपका एग्जिट टाइम जो है ना वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप इस तरह का प्ले अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं जो कि एक बहुत नीश प्ले है। ऋषि, आप शायद इस पर प्रकाश डाल पाए, बताएं हमें कि किस तरह से आपको एंट्री लेनी चाहिए किसी भी सेक्टर फंड में या किसी थीम प्ले को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, कैसे उसे ट्रैक करते हुए उससे निकलने का भी समय आपको निर्धारित करना पड़ेगा। हाँ जी। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि आप पास्ट डेटा पे रिकॉर्ड्स पे कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, और एक होता है कि आप एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या फ्यूचर सेक्टर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब एंट्री पॉइंट के लिए मैं अपने बिल्कुल जो हमारे साथ में बोल रहे थे कि बिल्कुल सही कहूँगा कि ये एक रिस्की स्ट्रक्चर ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आप जब ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक सेक्टर की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, तो आपका नुकसान हो सकता है। बट अगर आप इस एंट्री पॉइंट तभी बनता है जब आप रिटर्न्स ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और आपको उस सेक्टर के बारे में काफी नॉलेज है। ये आप हर्ड उसमें मत फंसिए कि सब लोग आईटी सेक्टर ले रहे हैं, आईटी बहुत अच्छा चल रहा है तो मैं भी आईटी सेक्टर का एक सेक्टोरल फंड ले लेता हूँ। आपको उस सेक्टर की नॉलेज होना अपने लिए, और आपको उसमें समझ आना जरूरी होना चाहिए, तभी आपको उस सेक्टर फंड में रिस्क लेना चाहिए। तो एंट्री पॉइंट तब होनी चाहिए जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट 5-7 साल के लिए खेलना चाहते हैं और आप रिस्क लेने की कैपेसिटी है, और क्योंकि वो एक्सटेंड भी हो सकता है, 10 साल तक भी जा सकता है आपको रिटर्न आने के लिए, तभी आपका एंट्री पॉइंट बनता है। रिस्क जो दूसरी आपने बात की, एग्जिट पॉइंट्स क्या होते हैं? एग्जिट पॉइंट में एक एवरेज फंक्शन ये माना गया है कि अगर आपके रिटर्न्स अगर एक सेक्टर फंड में बहुत अच्छे आ रहे हैं, 20-22-23% से ऊपर आ रहे हैं और 5 साल से लगातार आ रहे हैं, तो आपको 50-60% उसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर सेक्टर बहुत चल रहा है और 5 साल उसके हो गए हैं, तो तब उसको निकल के आपको स्विच करके कहीं और निकल के चले जाना चाहिए, और तभी वो आपका ये एक पॉइंट बनता है कि आप एग्जिट कर सकते हैं, कि आपकी रिटर्न्स दूसरे के मुकाबले ज्यादा है, अब ये सैचुरेशन आ चुकी होगी इस सेक्टर में। और देखिए, पैसा तभी बनता है जब आप पहले आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा सेक्टर चलेगा, क्या नहीं चलेगा। और रिस्क लेने का यही तरीका होता है। एक चीज मैं आपको पूछना भूल गई ऋषि, आपने डीएसपी ब्लैकरॉक नेचुरल रिसोर्सेज और न्यू एनर्जी फंड का रिकमेंडेशन तो दिया है, क्या ये चुनाव भविष्य में बनते हुए समीकरण और सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आपने शामिल किया है, और अगर ऐसा है तो आप ऐसा क्या देखते हैं जिससे इस फंड में मुनाफा होगा? देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज की जो हम अभी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वर्ल्ड ओवर बहुत सारी चीज़ों की किल्लत आ रही है। उसके ऊपर अगर कोई फंड कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा है, ये आउटब्रेक हो सकता है जो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, क्योंकि पूरा अगर आप चाइना में देखिए, आप कहीं पे भी देखिए, हर जगह ये सब मेटल्स की प्राइसिंग बहुत कम हो रही है, और नेचुरल रिसोर्सेज के फंक्शन पे जाना पड़ेगा और उसके ऑल्टरनेटिव लेने पड़ेंगे। एनर्जी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस हर जगह बढ़ रहे हैं, और एक टाइम जरूर ये आ सकता है कि ये इसके रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। तो मैं अगले 2-3 साल 4 साल के हिसाब से देखते हुए कह रहा हूँ, पीछे रिटर्न्स नहीं सही हैं, बट अगला इनका फ्यूचर ब्राइट लगता है। तो जब आप रिस्क लेते हैं तो आप फ्यूचर के बेसिस पे लेते हैं, और आज की टर्म में जो अवेलेबिलिटी है, चाहे वो कोयला की हो, चाहे वो एल्यूमिनियम की हो, सबके रेट्स बहुत बड़े हुए हैं, और उसके बेसिस पे अगर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कोई फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो मैं उसके ऊपर जाना चाहूंगा। चलिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी तरह का सेक्टर फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें ना, तो इसकी खबरों के लिहाज से क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है और किस तरह से फंड और फंड मैनेजर जो है कामकाज कर रहा है, उसका आपको बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा। साफ तौर से सेक्टर फंड उन निवेशकों के लिए नहीं है जिन्होंने बस अपनी निवेश की प्रक्रिया की शुरुआत की हुई है। थोड़े से मंझे हुए निवेशक जो होते हैं, जो बेहतर समझ सकते हैं बाजार को और कैसे एक सेक्टर की चाल बाजार की चाल से प्रेरित होती है, उस पर टिकी हुई है, ये तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको एक सेक्टर फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। लेकिन जब ट्रैक करने की बात आती है पंकज जी, उदाहरण के तौर पे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से ट्रैकिंग होनी चाहिए किसी स्पेसिफिक सेक्टर की, और कितने समय, ऑब्वियसली आप जब ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना समय इस फंड को देना चाहिए, लेकिन ट्रैकिंग कैसे करनी चाहिए और किस बिना पे करनी चाहिए? देखिए, किसी भी फंड की हम अगर ट्रैकिंग करें तो वो कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे हाँ। कि
एक तो कैटेगरी के लिहाज से अगर हम बात करें, उस कैटेगरी में कैसे रिटर्न्स हैं और ये कैसा कर रहा है। दूसरी बात, ये कितना एक्सपेंसिव है, या मतलब ओवर वैल्यूड है या फेयरली वैल्यूड है, ये बहुत जरूरी है किसी भी फंड का या इंडेक्स को देखने के लिए। तो आप देखते हैं कि प्राइस टू बुक कैसा है उसका ओवरऑल, या प्राइस अर्निंग कैसी है। तो इन बातों से मालूम चल जाता है कि यानी कि ₹1 की अर्निंग के लिए आप कितना इसमें पे कर रहे हैं, इन्वेस्टर कितना पैसा पे कर रहे हैं, या फिर प्राइस टू बुक अगर हम कंपनी की बात करें या किसी इंडेक्स की बात करें, तो मालूम चलता है कि इसका एक जो बुक वैल्यू वो कितनी है और उसके कितने मल्टीपल्स पे ये बेसिकली अवेलेबल है। तो इससे आपको मालूम चलेगा कि अगर बहुत महंगा हो गया है तो इसमें अब करेक्शन आ सकता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनसे आपको मालूम चलेगा कि अब ये सेक्टर महंगा हो चुका है या ये ठीक है। और दूसरी बात जो है, ये ध्यान देनी चाहिए कि उसमें डिमांड क्यों, मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कि कोविड आया तो ये मालूम था कि अब मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, डायग्नोसिस की जरूरत पड़ेगी, तो उस वजह से जरूरत पड़ी तो इसमें तेजी देखी गई। तो इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी की बात भी यही थी, और जैसे अभी बात कर रहे थे नेचुरल रिसोर्सेज की, उसकी वजह भी यह है कि अब जैसा देखा जा रहा है कि फ्यूचर में इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। तो ये चीजें हैं कि आप एक तो अभी किस भाव पर आप बाय कर रहे हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवर वैल्यूड है या फिर वो ठीक वैल्यूएशन पे है। और दूसरी बात, उस सेक्टर में किस वजह से डिमांड आ सकती है उसका ध्यान देना चाहिए। अब अगर आपको मालूम चलता है किसी सेक्टर में कि किसी वक्त पे गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं कि यहां पर अब मार्जिन अर्न करना मुश्किल हो जाएगा, यहां पर डिमांड नहीं होगी, तब आपको वहां से एग्जिट करना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे हम एविएशन की बात करें या हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, तो जो हमने देखा पीछे कि उन चीजों में डिमांड कम हो गई। तो ऐसे में यदि किसी ने उस तरह के स्टॉक्स में, उस तरह के सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और वहां से एग्जिट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली उनको वहां पर लॉस होगा। तो आपको ऐसे चीजों को भी देखना होगा कि भले ही वो उसके जो पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा था, प्राइस टू बुक या प्राइस अर्निंग की, वो ठीक भी थे, लेकिन अब आने वाले समय में वहां पर डिमांड कम होने वाली है कुछ कारणों से, तो आपको समय पर वहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। अच्छा, मुझे ये समझना है कि जब मैं इस तरह का सेक्टर फंड पोर्टफोलियो में शामिल करती हूँ ना ऋषि, तो इसका कंपैरिजन मैं कैसे करूँ? क्या हमें उसी सेक्टर के तमाम फंड्स के साथ इसका कंपैरिजन करना चाहिए, बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करना चाहिए? पता कैसे चले कि मेरा फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ जी, आपने जो सवाल किया बिल्कुल सही कहा कि पहले आपके 2 या 3 कंपैरिजन बनते हैं। पहले तो उन्हीं सेक्टर्स में बाकी के फंड्स कैसे कर रहे हैं, वो आपको एक वो फंक्शन दे देगा, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, कौन उसको फंड मैनेज कर रहा है, उनका पूरा बैकग्राउंड क्या है, उनको पूरी नॉलेज है। आप अगर उसके बारे में रिसर्च कर लेंगे, अगर पढ़ लेंगे, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई फंड मैनेजर कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उन्होंने कैसे कैसे डिलीवर किया है, तो आपको थोड़ा सा वैल्यू से ज़्यादा पता लग जाएगा। अब एक और बात है कि उसको किसी और फंड से कंपेयर करना। फंड से कंपेयर करने का मतलब है कि आपको उस कैटेगरी के अलावा उस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना, कि देखिए आप टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं कि इंफ्रा में कर सकते हैं, उसको भी कंपेयर करना बनता है। क्योंकि आप अगर सेक्टर स्पेसिफिक जा रहे हैं तो पहले आपकी ये कॉल होनी चाहिए कि किस सेक्टर में आपको अगले 3 से 5 साल अच्छे लगते हैं। देखिए आज की डेट में टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चल रहा है, बट अगर आपको लगने लग गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी और वो अपने कोड भी खुद लिखने शुरू हो जाएगी और आदमियों को कोड लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, तो शायद टेक्नोलॉजी फंड्स नीचे जा सकते हैं। बट अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है या ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो आप टेक्नोलॉजी फंड से एग्जिट करने की सोच सकते हैं। बट उसके अलावा आपको जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर पे डिपेंडेंसी है, जो फ्यूचर पे वो चलेगा, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये सेक्टर वो वाला है। अब आपने एक बारी सेक्टर डिफाइन कर लिया, उसमें से आप उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या है, उनका जो मैनेज कर रहे हैं वो लोग कौन है, वो देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट फंड बैठे। अच्छा, रेगुलर फंड के मुकाबले क्या सेक्टर फंड्स महंगे होते हैं पंकज जी, या कोई फर्क नहीं होता खास? मतलब अगर आप एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है साइज पर फंड के। तो क्योंकि जो हम डाइवर्सिफाइड फंड की बात करते हैं, अक्सर पुराने फंड हैं, तो उनका साइज बहुत बड़ा हो चुका है, तो वहां पर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा कम होगा। लेकिन जो सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स हैं उनका साइज थोड़ा छोटा होता है, इस वजह से उनका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ क्योंकि फंड का साइज। लेकिन यदि आप किसी नए डाइवर्सिफाइड फंड को देखें और उसका साइज अगर छोटा है, उसका असेट अंडर मैनेजमेंट छोटा है, तो उसका भी एक्सपेंस रेशियो अधिक ही होगा। तो इसके लिए ये फंड के साइज पर निर्भर करता है, ना कि इस बात पर कि वो सेक्टर फंड है या वो डाइवर्सिफाइड फंड है।
ऑल राइट, चलिए तो सेक्टर फंड को लेकर तमाम बारीकियां जो हमने आपको आज समझाई हैं, उम्मीद करते हैं कि इन्हें सोच समझकर इन्हें जानकर अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करेंगे। लेकिन चर्चा का एक और मुद्दा जहां पर हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे हर महीना जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, वो अपने पोर्टफोलियो में, अपने स्कीम्स के पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं। कुछ स्टॉक्स होते हैं जो वो खरीदते हैं, कुछ हैं जो वो बेचते हैं, कुछ में एक्सपोजर बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो ये तमाम बारीकियां जो है आज हम आपको समझाएंगे। तो ऋषि, मुझे ये बताएं, कुछ डेटा है जो हम स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। कुछ 4-5 एएमसीज ने मुख्य तौर पे किन किन स्टॉक्स में अपना निवेश बढ़ाया है, किन किन स्टॉक्स में से ये निकले हैं, किस में उन्होंने अपना पोजीशन कम किया है। इसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया है और साथ ही हमने कोटक भी लिया हुआ है। तमाम आईसीआईसीआई प्रू भी लिया हुआ है। सो तमाम इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे तो फ्लैश हो रही है, जहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक हमने बताया कि किस तरह से म्यूचुअल फंड हाउसेस ने और स्कीम्स ने फेरबदल किए हैं। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया होती क्या है, अगर हम इसको समझाना चाहें एक म्यूचुअल फंड होल्डर को, निवेशक को, तो ये कैसे कामकाज होता है? देखिए, जब एक म्यूचुअल फंड एक डिसाइड करता है कि उसने फंड्स कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो वो पूरी की पूरी उन स्टॉक्स को रिव्यू करता रहता है कि हाँ, उनसे उनको कितना रिटर्न आ चुका, उन्होंने कब उस पर बेट लिया था, उनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स उसमें कितनी है, उन्होंने कितने पे बाय किया, उनकी आज की प्राइसिंग क्या है। तो जब वो एक सेक्टर को और सेक्टर की बजाय उस स्टॉक को इन्वेस्ट करके देखता रहता है, तो कभी जाके उसको लगता है कि हाँ, अब ये पॉइंट आ गया है जबकि इनको इस फंड से जितनी रिटर्न आनी थी वो अब आ चुकी है, अब इनको इसको कुछ बदलना चाहिए। तो दोनों पोजीशंस होती हैं। जब उनको कोई एक ऑल्टरनेटिव स्टॉक मार्केट का कोई स्क्रिप्ट अच्छी लगने लग जाए, तो वो उस पे जाने की सोचेंगे, तो उससे पहले कुछ निकालने की सोचेंगे अगर उनके पास कैश ज्यादा नहीं है। तो एक तो ऑल्टरनेटिव थ्योरी होती है कि हाँ, हमें कुछ और अच्छा लग रहा है, मार्केट कुछ और चेंज हो रही है, हम उस ऑल्टरनेटिव थ्योरी पे जाना चाहते हैं। दूसरा ये होता है कि जब आपके पास स्क्रिप्ट है, 3 या 4% आपका पूरा म्यूचुअल फंड का एक्सपोजर है उसके ऊपर, और आप पिछले 3 साल से 5 साल से उसके स्क्रिप्ट के हर क्वार्टर टू क्वार्टर आप उसके रिजल्ट्स देख रहे हैं, आप उसकी मैनेजमेंट देख रहे हैं। मैनेजमेंट के अलावा आपको लग रहा है कि हाँ, इस सेक्टर, इस कंपनी की डिमांड सही नहीं चल रही है, तो मेरे को इसमें से निकल जाना चाहिए। तो इन 3 या 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे वो डिफाइन करते हैं कि हाँ, अब इससे रिटर्न्स आ चुकी हैं या इनसे आगे चल के रिटर्न्स कम आने वाली हैं, तो उसमें निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अगर उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जो उनको लगता है कि इस वाले स्टॉक से हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है, हमें ज्यादा रिटर्न मिल सकती है, उसके बेसिस पे करना चाहेंगे, तो वो उन स्टॉक्स को थोड़ा बहुत निकल जाते हैं या बिल्कुल निकल जाते हैं। बिल्कुल निकलने का मतलब यही होता है जब उनका पूरा का पूरा ट्रस्ट उस कंपनी के ऊपर खत्म हो जाता है और वो सोचते हैं कि नहीं, अब इसमें से ज्यादा रिटर्न नहीं आएंगे। तो वो थोड़ा निकलते हैं, तो वो ऑल्टरनेटिव थ्योरी होती है। अच्छा पंकज जी, एक चीज़ जो नोट करने लायक है वो ये है कि कुछ चुनिंदा एएमसीज जिनकी डिटेलिंग हमने की है शो में, उनमें से अधिकतर ने ना कुछ आईपीओज में अपना निवेश घटाया है और कुछ पूरी तरह से निकल गए हैं जो उनका आईपीओ का निवेश था, और ये वो आईपीओ हैं जिनकी लिस्टिंग काफ़ी बम्पर रही है। ऐसा क्यों करते हैं स्कीम्स? ये लिस्टिंग गेन के लिए ही करते हैं। कुछ स्कीम्स जैसे कि इंडिविजुअल भी ऐसा सोचते हैं कि इन्वेस्ट करेंगे और लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाएंगे। ऐसा ही एएमसी की भी स्ट्रेटेजी होती है कि वो लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और यदि उनको ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक है ये बहुत लंबे समय के लिए रखने जैसा नहीं है या फिर इसमें इतनी ग्रोथ की संभावना नहीं है, तो वो सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्पस से ही करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने कुछ बैंक्स के, जैसे कि एयू स्मॉल बैंक का आईपीओ आया था, उसमें इन्वेस्ट किया और बाद में एग्जिट भी कर दिया, और इसी तरह से बहुत सी किसी एएमसी का आया, उसमें इन्वेस्ट किया और फिर लगा कि इसमें निकल जाना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि जिस स्टॉक में आप, चाहे वो आईपीओ के जरिए कर रहे हो या वैसे कर रहे हैं, अगर आपको लगे कि लंबी अवधि में यहां पर ज्यादा पोटेंशियल नहीं है तो उसमें से एग्जिट किया जाता है। और राइट, चलिए ये आपको समझाइश इसीलिए दी गई है ताकि आपको ये पता चले कि आपकी स्कीम जो आप खरीदते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं ना, उसमें फंड मैनेजर किस बिना पर उस पोर्टफोलियो में बदलाव करते हैं, किन किन स्टॉक्स में वो निवेश करते हैं, कैसे निकलने के बारे में कॉल लेते हैं। तो क्योंकि हम आपको पूरी तरह से एक फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाने के बाद एक आर्थिक आज़ादी की राह पर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की समझाइश आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपका म्यूचुअल फंड जो है वो कामकाज कैसे करता है। लेकिन चलिए, इसी के साथ मनी मंत्रा में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार बात करेंगे दर्शकों से, लेंगे उनके सवाल। बने रहे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और पंकज मटपाल, ऋषि मेहरा हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अब देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। और पहले दर्शक पंकज जी, नितिश जैन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नितिश, हाय, गुड इवनिंग। कुछ बताओ अपने बारे में, क्या करते हो, कहाँ से बोल रहे हो? मैं यूपी से बोल रहा हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन एंड थैंक्स टू पंकज सर एंड ऋषि सर। थैंक यू सो मच, आपने अपना सवाल मनी मंत्रा पर भेजा। आपकी पोर्टफोलियो की डिटेलिंग हमारे पास है। मुझे बताइए, जो निवेश आपने किया है वो लगभग 20 साल का समय आप इसको देना चाहते हैं। इसमें आप 10 से 12 हज़ार का और इजाफा भी करना चाहते हैं। कुछ फंड्स जिसमें आपने निवेश अपना रोक कर रखा हुआ है, क्या इसमें से पैसे निकाल लिए हैं आपने? नहीं, अभी निकाले नहीं है, बट इन पर एडवाइस चाहिए। आर दे द राइट फंड्स और शुड आई स्विच? ठीक है, 20 साल में किस लक्ष्य के लिए आप ये कर रहे हैं निवेश? मेजरली रिटायरमेंट। और क्या कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं? अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़। अब जो पैसे आपने निकाले नहीं है, जिन फंड में लेके निवेश रोका हुआ है, क्या उस पैसे को अगर हम आपको फिर दोबारा कहीं लगाने की सलाह देंगे तो आप वो कर पाएंगे या आपको उन पैसों की ज़रूरत है? नहीं, मैं कर पाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मौजूदा फंड्स जो हैं उनके, पंकज जी, हम उस पर बाद में जाएंगे। जिस फंड्स में इन्होंने अपना निवेश रोका हुआ है उनमें आप बताएं क्या करना चाहिए, क्या उनमें फिर से निवेश करने शुरुआत करने की सलाह देंगे? कविता, मुझे जरूरत पड़ेगी कौन कौन से फंड्स हैं जो रोके हुए हैं। मैं बता देती हूँ। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30, IDFC टैक्स एडवांटेज, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी। देखिए, जहां तक टैक्स सेवर फंड्स का सवाल है तो वहां पर आपको पता है 3 साल का लॉक इन होता है। यदि लॉक इन वो पूरा नहीं हुआ है तो वैसे भी आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि लॉक इन पूरा हो गया है तो डेफिनेटली आप वहां से एग्जिट कर लें। आप सभी से कर सकते हैं। और उसके बजाय यदि आपको टैक्स सेविंग की जरूरत नहीं है तो उसे किसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में करें, तो ये होगी। और दूसरी, जहां तक आपका फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड का सवाल है, तो इस फंड के मुकाबले इसी कैटेगरी में यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप इसके बजाय कोटक स्मॉल कैप फंड में निवेश करें, तो ये एक बेहतर फंड है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज के मुकाबले में। और साथ ही जहां तक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का सवाल है, इसका पोर्टफोलियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। आपने देखा होगा कि इसके पोर्टफोलियो में सिर्फ 24 स्टॉक्स हैं। तो मेरे हिसाब से मिड कैप फंड में अगर आप जा रहे हैं तो इसके मुकाबले एक दूसरे फंड में जिसका अच्छा पोर्टफोलियो हो उसमें करेंगे तो बेहतर होगा। और ऐसे में एक्सिस मिड कैप फंड मेरी चॉइस का फंड है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ फंड्स जैसे कि, अच्छा, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में आपने 9 महीने से शुरुआत की है क्या वापस निवेश की? हाँ जी, फिर से मैंने 4 साल बाद फिर से 9 महीने से इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। अच्छा पंकज जी, इसके अलावा कोटक फ्लेक्सी कैप है और कोटक स्मॉल कैप है जिसमें इनकी SIP चल रही है। एक में 1000 रुपये है, स्मॉल कैप में 1000 रुपये है, बाकी दोनों फंड्स में 5-5 हज़ार रुपये की SIP चल रही है। बिल्कुल, कोटक स्मॉल कैप मैंने अभी भी सुझाव दिया था कि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज का जो रिडेम्पशन प्रोसीड्स है उसको भी वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही जो SIP चल रही है उसको बिल्कुल कंटिन्यू करें। और अभी जैसे जिक्र कर रहे थे कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी में वहां भी आपने दोबारा से अगर स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट तो उसको कंटिन्यू, पहले का जो कॉर्पस है उसको भी आप ऐसे रहने दें, स्टे इन्वेस्टेड, तो वो साथ में ही एक साथ आपका बढ़ता रहेगा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इनको 10 से 12 हज़ार के निवेश को और बढ़ाना है, ठीक है, तो अब कोई नया फंड डालें पोर्टफोलियो में? हाँ, मैं सलाह दूंगा। एक तो इनके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड नहीं है। राइट। और हम देखते हैं कि जब डाइवर्सिफिकेशन की बात हो तो अक्रॉस द ग्लोब होना चाहिए, सिर्फ एक कंट्री स्पेसिफिक ना होके। अगर आपका इंडिया में तो कर ही रहे हैं आप, उसके अलावा इंटरनेशनल में करेंगे तो आपको और भी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और जो दिग्गज कंपनीज हैं वर्ल्ड की उनमें इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। तो ऐसे में आपके पास में जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल ग्लोबल एडवांटेज फंड या एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड, इस तरह के फंड में आप कर सकते हैं। ये दोनों ही फंड ऐसे हैं जो कि सभी तरह के सेक्टर्स में और कई कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि ये सिर्फ US या चाइना स्पेसिफिक फंड नहीं है, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज की कंपनीज में इनका एक्सपोजर होगा। तो आप इन फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और उसके अलावा यदि 10,000 कर रहे हैं तो 5,000 एक इंटरनेशनल फंड में कीजिए और 5,000 रुपए महीना आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में कर सकते हैं, जैसे कि
आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड या कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, इनमें से कोई भी एक फंड आप शामिल कर सकते हैं। नितिश, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे मेहमानों से? नहीं मैम, थैंक यू सो मच। मुझे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन था कि ये पोर्टफोलियो मिक्स अलोंग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, क्या ये सही है होगा अगर मैं ये 2 फंड इंक्लूड कर लेता हूँ? मेरे ख्याल से वेटेज इक्वल हो जाएगी, डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से बिल्कुल सही बैठेगा। पंकज जी? बिल्कुल सही कहा आपने। आपके पास में ऑलरेडी जो एक्सपोजर है मिड कैप स्मॉल कैप था, मैंने सिर्फ स्कीम चेंज करने की बात की है। और जो मैंने स्कीम बताई है लार्ज एंड मिड कैप, तो क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप में रहेगा और आपको वैसे भी ज्यादा निवेश जो है वो लार्ज एंड मिड कैप में करना चाहिए, स्मॉल कैप में कम होना चाहिए। तो मुझे क्योंकि एग्जिस्टिंग फंड में कितना कॉर्पस है वो नहीं मालूम, पर लेकिन जो फंड्स का मैंने आपको ये बताया है उस हिसाब से आपका वेटेज भी ठीक होगा और साथ ही इंटरनेशनल जो आप मिस कर रहे थे वो ऐड हो जाएगा। तो लंबी अवधि के लिहाज से, क्योंकि अल्टीमेटली इक्विटी में है निवेश आपका, चाहे वो किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हो, तो ये जो पोर्टफोलियो है लंबी अवधि के हिसाब से आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के हिसाब से होना चाहिए। चलिए, रोबस्ट पोर्टफोलियो प्लानिंग आपकी हो गई है नितिश। शुरुआत करें बदलाव की और आगे चलकर डिसिप्लिन मेंटेन करें और निवेश बढ़ाने की भी कोशिश करें। शिव प्रसाद जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको 2 बेटियां हुई हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपने अपनी बेटियों के लिए ही, उनके बेहतर भविष्य के लिए ही सवाल भी हमसे पूछा है। बताएं कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं मुंबई थाना रहता हूँ मैडम। और कविता जी, थैंक यू, रेगुलरली शो देखते हैं, पहले दूसरे चैनल पे, अभी ये चैनल पे। और अब बेटी 8 साल की है अभी, और अच्छा। 10 साल बाद मुझे 2 करोड़ दोनों के लिए ये चाहिए। मैं अभी कर भी रहा हूँ इन्वेस्ट, हाँ। बट मुझे जानना कि मैं कितना और करूँ जो मेरा अचीव हो जाए। चलिए, मेरे ख्याल से बेटियों के साथ ना ऐसा होता है कि आप जितना करें उतना हमेशा कम ही लगता है, लेकिन अच्छा किया आपने मनी मंत्रा पर अपना सवाल भेजा है। मेरे ख्याल से ऋषि आपको सही सलाह दे पाएंगे। ऋषि, बताएं। तो मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये मत सोचिए कि बेटियों में पैसा लगाना पड़ेगा, ये भी हो सकता है कि बेटियां आपको कमा। बिल्कुल, मेरे तो ख्याल से ये उन्हीं को धारणा तो- सक्षम बनाना होगा और ये सलाह भी मनी मंत्रा देता है हमेशा। आर्थिक आज़ादी जो मेरे ख्याल से महिलाओं के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, और शिव प्रसाद जी मुझे उम्मीद कर रहे हैं कि आप बचपन से ही अपनी बेटियों को आर्थिक तौर पे आज़ाद रहने की सलाह दें। चलिए ऋषि, बताएं। तो देखिए, अगर आप कुछ भी 10 साल या 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट सोचते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या कितना अमाउंट चाहिए, तो 2 करोड़ के लिए इनको 75,000 से 80,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तभी इनको इस सालों में इतना 2 करोड़ रुपए मिल पाएगा। अब ये बात रही कि ये हम रिटर्न एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं 14%, 12 से 14% की, और इनका ये अगर ये करते रहेंगे तो ये इनका हो जाएगा। अब बात रही कि इनको इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, इन्होंने बोला 10 साल के लिए इनको वो भी चाहिए, तो उसमें 15 साल के लिए इनको अलग पैसे भी चाहिए रिटायरमेंट के लिए, तो उस हिसाब से इनको 33 से 35,000 रुपए अलग भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आप जब सर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि 12 से 14% की रिटर्न के हिसाब से आपको इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 78,000 रुपए आज इन्वेस्ट करिए, 4 से 5 फंड्स में इन्वेस्ट करिए। उन 4 से 5 फंड्स को आप 3 या 4 साल में दोबारा रिव्यू करिए कि वो उनकी रिटर्न्स आपके हिसाब से चल रही हैं, और उसके बाद उनको चेंज करने की सोचिए। अगर आप ये 3 या 4 बारी ये दोबारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लेते हैं और 78 से 80,000 रुपए सेव कर लेते हैं, तो आपको ये 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा। और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने बहुत शुरू से ही सोचा है कि हाँ भाई आज से करना शुरू कर दें, तो आपको ये वैल्यू अच्छी रिटर्न मिल सकती है। कभी ये मत सोचिएगा कि आज मार्केट ऊपर चल रही है, जब मार्केट ठीक हो जाएगी तब मैं इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो सिप में होती है उसको आज जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं, जितने लंबे समय के लिए कर सकते हैं, उसी की रिटर्न्स आपको ज्यादा मिलेंगी। शिव प्रसाद जी, थोड़ा सा अमाउंट देखकर आप डरिएगा नहीं, जितनी क्षमता है उससे आप शुरुआत कर सकते हैं अपने निवेश की। 78,000 आपको ऋषि ने बताए तो हैं। मुझे ये बताइए कि अभी आप कितना कर पाएंगे? मैं 1.25 लाख रुपए में ऑलरेडी कर रहा हूँ लास्ट 2 सालों से, तो अभी तो खैर रिटर्न बम्पर है, अभी तो 35-40% जैसा छूट रहा है। हाँ। तो ठीक है, मतलब 1.25 लाख से मेरा हो जाएगा, ऑलमोस्ट वही अमाउंट आ गया। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, आपने सवाल भेजा। उम्मीद करते हैं कि आप अपने बेटियों का भविष्य सुरक्षित कर सकें, जैसे कि आपकी मंशा भी है। आगे बढ़ेंगे, क्या शैलेश शर्मा जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं?
चलिए यहाँ पर शायद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर से कोशिश करेंगे कि शैलेश शर्मा जी का सवाल हम फ़ोन पर ले पाएँ, लेकिन इनका सवाल मेरे पास है। पंकज जी, घर खरीदना है और इसके लिए इनको निवेश करना है। म्यूचुअल फंड में लगभग 30% निवेश है, कुछ डायरेक्ट इक्विटी में भी करते हैं 20% निवेश है, और एफडी में कह रहे हैं कि 25% निवेश है, और साथ में सुकन्या समृद्धि और एनपीएस में भी इन्होंने कुछ पैसा लगा रखा है। लेकिन घर खरीदने के लिए अब किस निवेश में से पैसा निकालें और किस पर निर्भर रहें, मेरे ख्याल से ये पूछना चाहते हैं। अगर फोन लाइन पर मेरे साथ आ सकें शैलेश शर्मा तो अच्छा होगा, लेकिन पंकज जी शुरुआत कैसे करें इनको सलाह देने की? बिल्कुल, देखिए इनका जो निवेश है इन्होंने काफी सोच समझ के किया हुआ है, लेकिन जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना है तो वहां पर आप पैसा निकाल नहीं सकते। सिर्फ 18 ईयर्स के बाद सिर्फ बेटी की शादी या पढ़ाई के लिए निकाल पाएंगे, या फिर 21 साल पूरे होने पर निकाल पाएंगे, तो वहां पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पीएफ से भी आपको लिमिटेड विड्रॉल की फैसिलिटी है, बट उसका ऑब्जेक्टिव भी दूसरा है। साथ ही अगर हम बात करें एनपीएस की तो रिटायरमेंट के लिए है। तो इनके पास जो पैसा निकालने की चॉइस है वो 3 जगह से है, म्यूचुअल फंड से, डायरेक्ट स्टॉक से और साथ ही एफडी से। तो मैं ये कहूंगा कि अगर इन्हें थोड़े से पैसे की जरूरत है तो ये यदि सिर्फ अपने स्टॉक से पैसे निकालें, डायरेक्ट स्टॉक से 50% विड्रॉ कर लें और ऐसा ही ये अपने एफडीज में से करें, तो इनको जितने की जरूरत है उतना इनको पैसा मिल जाएगा। इन्हें अपना म्यूचुअल फंड भी टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी तो मैंने बताया कि जो दूसरी स्कीम्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं। तो सिंपल सा है कि 50% जैसे मैंने इनको कहा है कि आप अपने डायरेक्ट स्टॉक्स में से, और बाकी करीब 40% विड्रॉ करना पड़ेगा एफडी के टोटल पैसे में से। चलिए, ये हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, तो अगर इनको और कोई बारीकी से सवाल पूछना होगा तो मेरे ख्याल से वो हमें भेज सकते हैं अपना सवाल ट्विटर पर। लेकिन चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, अंकुर गौर। अंकुर, गुड इवनिंग, क्या करते हैं आप? Good evening, Kavita ji. I'm a big fan of you. It's nice to talk to you after a long time. थैंक यू सो मच। बताइए, क्या आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है? I'm a businessman, मैम। मुझे कुछ मेरा फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना है। I'm new investor. अच्छा, तो इसलिए मैं आपसे कुछ कंसल्ट लेना चाह रहा था। किसका बिजनेस है आपका? हाँ मैम, आपने कब? फर्टिलाइजर डीलर। अच्छा, चलिए, 5 लाख रुपए से आप शुरुआत करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की? जी। कितने साल तक करेंगे? कुछ डिटेल्स कम है आपके सवाल में, इसीलिए कुछ पूछनी पड़ेंगी मुझे अभी। यस ऑफ कोर्स। तो कितने साल तक करेंगे? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है मैम, 10 to 15 ईयर्स। 10 से 15 साल। अंकुर, हर साल 5 लाख रुपए करेंगे? नहीं, ये तो मैं लमसम करना चाहता हूँ। अदरवाइज SIP 10,000 to 10 to 15,000 के SIP का प्लान है। चलिए, तो पहले आप 5 लाख रुपए डालेंगे, उसके बाद हर महीना 10 से 15 हज़ार की आप SIP करने की कोशिश करेंगे। कितना इकट्ठा करना चाहते हैं 10 से 15 सालों में? अब ये तो मैम जितना मिले उतना बढ़िया है, बट ये चलिए, वेल्थ क्रिएशन हमें गोल आपका समझ लेते हैं और उसके हिसाब से आपको एक निवेश रणनीति बता देते हैं। मेरे ख्याल से ऋषि, अब मैं आपके चेहरे पे भी मुस्कान देख सकती हूँ, आपको भी डायरेक्ट सलाह देने के लिए कुछ और पॉइंट्स मिल गए हैं, कुछ डिटेलिंग मिल गई है, बताएं। हाँ जी, देखिए जैसे इन्होंने बताया कि इनके पास 5 लाख लमसम है, और अब हमें डिटेल में पता लग रहा है कि इन लॉन्ग टर्म में 10-15 साल के बाद ये देख रहे हैं उनको पैसा अभी नहीं चाहिए। और उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि इनको 5 लाख में से 2-3 लाख एक लार्ज कैप फंड में डाल देना चाहिए। यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। ऋषि को हम एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ऋषि, आपको मेरी आवाज़ अभी आ रही है? हाँ जी, मुझे शुरुआत से शुरू करते हैं, आप थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत हो गई थी। हाँ जी, तो मैं ये कहूँगा कि ये 5 लाख में से इनको 2 से 3 लाख और इनको एक लार्ज कैप फंड, और एक स्मॉल कैप फंड और एक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए आज की मार्केट के हिसाब से। और 2 लाख रुपए इनको डेट फंड में डाल देने चाहिए, और जैसे जैसे इनके पास थोड़े महीने निकले उसको सिप के जरिए ये डेट फंड से निकाल के उनको इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर कर दें। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आज की डेट में जहां मार्केट बहुत ज्यादा तेज है और हर सेक्टर में प्राइसिंग बहुत बढ़ी हुई है, तो 5 लाख के 5 लाख आज की डेट में ही इनके एक लमसम में इन्वेस्ट करवा दूं इक्विटी मार्केट में।
और जब ये 10 से 15,000 रुपए हर महीने की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उन्हीं फंड्स में 3 में ये फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते रहें और इनका पैसा सही जगह जाके इनको 12 से 14% की रिटर्न दे देगा और 10 से 15 साल के बेसिस पे इनका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो मेरी सलाह सिंपल है, अगर आज की मार्केट उस डेट के फंड्स को आप थोड़ा-थोड़ा करके इक्विटी में डाल दीजिए, वही एक बेस्ट सलाह रहेगी। अच्छा, अब मुझे आपसे ये सवाल पूछना है ऋषि कि अब तो बाजार काफ़ी हाई पर है, तो ऐसे में अभी एक साथ पैसे लगा देने चाहिए या किश्तों में लगाने चाहिए पैसे? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि 10-15 हज़ार रुपये लगाएंगे, एक आधा लाख एक साथ लगाने की बात हो रही है, तो कैसे लगाएं? हाँ जी, देखिए बेस्ट तो यही रहेगा कि ये सिप में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर कुछ अगले 2-3 महीनों में कुछ करेक्शन आता है तो इनको उसकी वैल्यू मिल सके। बट तभी मैंने सलाह दी कि ये 2 से 3 लाख अगर करके लगा भी दे और बाकी पैसा सिप में लगा दे, तो इनकी एवरेज बन जाएगी, तो नीचे जाके भी इनकी वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये हो सके तो हर महीने इस 5 लाख को 10 में मिनिमम डिवाइड कर ले और वो 5 लाख 50-50 हज़ार करके लगा दीजिए और ये पैसा बाकी ये किसी ऐसी डेट फंड्स में डाल के रख सकते हैं जो इनका थोड़ा बहुत रिटर्न भी मिलता रहे और इनका वो फंक्शन ना हो। तो एक स्ट्रैटेजी तो ये हो सकती है कि 50,000 की 10 सिप करके 5 लाख लगा दीजिए और एक स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि 2.5 से 3 लाख रुपए अभी इक्विटी फंड्स में लगा दें, बाकी के 2 लाख डेट फंड में डाल के और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दे। दोनों जो इनको अच्छा लगे वैसे कर लें, क्योंकि इस वक्त मार्केट काफी हाई है और हाई पे 5 लाख लमसम लगाना जो एक नया इन्वेस्टर है उसके लिए मैं सलाह नहीं दूँ। बिल्कुल। इससे पहले कि आपका नेटवर्क एक बार फिर चला जाए ऋषि, मैं झटपट कुछ फंड्स के नाम चाहती हूँ कि आप अंकुर को रेकमेंड करते हैं। हाँ जी, देखिए ये एसबीआई स्मॉल कैप ले सकते हैं, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ले सकते हैं और एक कोटक मिड कैप फंड ले सकते हैं। चलिए, अंकुर है मेरे साथ फोन लाइन पे। अंकुर, आप समझ गए सलाह? मैम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि ये जो इसमें डायरेक्ट प्लान में लगाना चाहिए या रेगुलर ग्रोथ प्लान में लगाना चाहिए? देखिए, आप नए निवेशक हैं, वैसे आपके पास फंड्स के नाम तो आपको दे ही दिए हैं ऋषि ने, लेकिन ऋषि फिर भी आप क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्कीम में ही जाएंगे? देखिए, अगर आप रिसर्च कर सकते हैं तो आपको डायरेक्ट में लगाना चाहिए, तो क्योंकि आपके पैसे बचते हैं। अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं तो आपको किसी अपने इस फंड की परफॉर्मेंस को आगे चलते हुए आप खुद सारा काम ऑनलाइन कर पाएंगे? जी कर लेंगे ना, तो चलिए, तब तो आप डायरेक्ट स्कीम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है कि नहीं है तो आप रेगुलर स्कीम भी ले सकते हैं, लेकिन फंड्स जो बताए हैं ऋषि ने उन्हीं में ही निवेश कीजिएगा और जल्दी कीजिए। और जैसे बताया कि बाजार क्योंकि उच्चतम स्तर में है तो स्टैगर्ड वे में आप अपने पैसे लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पंकज जी के लिए होगा और अंकित शुक्ला का सवाल है, HDFC लाइफ संचय प्लस पॉलिसी कैसी है? इन्होंने निवेश कर लिया है या करना चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन अगर नहीं किया है पंकज जी तो शायद हमें इनको मना करना चाहिए, रोकना चाहिए। कविता, सही कहा आपने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए, ये मेरी सलाह हमेशा होती है। और जहां तक इस पॉलिसी का सवाल है तो ये पॉलिसी ना तो मार्केट लिंक पॉलिसी है, नॉन लिंक पॉलिसी है ये, और मतलब कि मार्केट के हिसाब से रिटर्न नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर जो रिटर्न होंगे वो फिक्स होंगे। साथ ही ये नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, यानी कि इसमें कोई बोनस भी डिक्लेयर नहीं होगा। तो पहले ही आपको पता होता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपको रिटर्न कितना आपके हाथ में आएगा। यानी कि गारंटीड मैच्योरिटी है, गारंटीड इनकम है, लाइफ लॉन्ग इनकम है या लॉन्ग टर्म इनकम है। इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इनको क्या जरूरत है, इनकी एज कितनी है, इन्हें कुछ सालों के बाद एक लमसम पैसे की जरूरत है या फिर इनको बाद में पेंशन के तौर पर यानी कि कुछ सालों के लिए रेगुलर इनकम चाहिए, उस हिसाब से ये ऑप्शन तय करेंगे। लेकिन जहां तक रिटर्न्स का सवाल है, किसी भी केस में लगभग 5-6% के आसपास रिटर्न्स इनको मिल पाएगा, क्योंकि यदि आप इलस्ट्रेशन देखेंगे तो कुछ और लगेगा, लेकिन आपको उसके ऊपर जीएसटी भी लगती है प्रीमियम के ऊपर, जिसका आपको कुछ वापस मिलता नहीं है। तो जो रिटर्न्स नेट आएंगे आपके हाथ में वो करीब 5-6% के आसपास आ पाएंगे इस पॉलिसी में, जो कि मेरे हिसाब से यदि कोई 30% ब्रैकेट में है या फिर उससे भी ज्यादा सरचार्ज वगैरह पे कर रहा है, यानी कि हाई टैक्स ब्रैकेट में है, तो उस केस में कंसिडर किया जा सकता है कि आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इसमें कर ले। लेकिन अदरवाइज तो मेरे हिसाब से किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि आप प्योर इंश्योरेंस बाय करें और अपना इन्वेस्टमेंट अपनी जरूरत के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स हो या दूसरी कोई स्कीम्स हो,
चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, पीपीएफ हो या सुकन्या समृद्धि योजना हो, जैसी आपकी जरूरत हो उस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। मान लेते हैं कि अगर ये अपने निवेश की शुरुआत करना ही चाहते हैं और इन्होंने पहली चॉइस यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ संचय प्लस प्लान की ली है, अब क्योंकि हमने इनको मना कर दिया है कि इसमें तो आपको शुरुआत नहीं करना चाहिए, अब इनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? मैं जानती हूँ हमारे साथ फोन लाइन पे होते तो हम पूछ लेते कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है और कितना आप नज़रिया रख रहे हैं, लेकिन अच्छा खासा अगर 5-6 साल, क्योंकि अगर इस तरह की पॉलिसी लेते तो इसमें भी इनको रुकना तो पड़ता ही काफ़ी सालों तक, तो अगर लंबा नज़रिया है ही तो शुरुआत किससे कर लें? बिल्कुल, अगर लंबा नजरिया है तो देखिए इंश्योरेंस भी जरूरी है और इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है। मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी फैमिली डिपेंडेंट है आपके ऊपर तो सबसे पहले आप एक टर्म इंश्योरेंस जरूर ले लें, और स्पेशली यदि आपके ऊपर कुछ डेट भी है, आपने लोन वगैरह लिया हुआ है, तो ये और भी जरूरी हो जाता है। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट का जहां तक सवाल है, अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में यह हो सकता है कि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। स्मॉल कैप में मत कीजिए, आप पहले लार्ज कैप से शुरुआत कीजिए, इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए। आप जो निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले इंडेक्स फंड हैं, आप उनसे शुरुआत कीजिए। लेकिन लंबी अवधि में म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ही आपको वेल्थ क्रिएशन में या आपके गोल अचीव करने में मदद कर पाएंगे। और अगर आपको थोड़ा सा उससे भी कम रिस्क लेना है, आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं पूरी तरह से इक्विटी में नहीं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है, वो एक अच्छी कैटेगरी मानी जा सकती है। आप उस तरह की कैटेगरी में शुरुआत करें, लेकिन आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश की शुरुआत कीजिए, एसआईपी कीजिए। और कभी कभी इन्वेस्टर्स को अगर ऐसा लगता है कि लमसम पैसा अवेलेबल है और मेरे बैंक अकाउंट में रख के क्या करूंगा, तो एसटीपी अपना एक दूसरा मेथड होता है कि आप किसी लिक्विड फंड में या शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में उस पैसे को पार्क कर देते हैं और वहां से स्टैगर्ड मैनर में इक्विटी फंड में वो पैसा ट्रांसफर होता रहता है। आप वीकली एसटीपी का भी सहारा ले सकते हैं और इस तरह से आप एसआईपी एसटीपी के जरिए इक्विटी फंड्स में, इक्विटी में जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़े से कम रिस्क के हिसाब से इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड, इस तरह के फंड से आप एसआईपी के जरिए निवेश की शुरुआत करें। ऑलराइट, चलिए शो का आखिरी सवाल हम लेंगे ऋषि, आपके लिए है शिवम कुमार का, और इन्हें 1000 रुपये की एसआईपी से शुरुआत करनी है और ये कह रहे हैं कि रिस्क भी कम हो लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा मिले। मैं इनको एक लार्ज कैप और मिड कैप फंड के बारे में कहना चाहूँगा कि उसमें इन्वेस्ट करें। देखिए, क्योंकि ये पहला इन्वेस्टमेंट है, तो और अगर ये 5-7 साल के ऊपर के लिए सोच रहे हैं तो मैं उनमें जो 2-3 बेस्ट फंड्स हैं उनमें रिकमेंड करूँगा। मेरी एक सलाह में मेरे एसेट इमर्जिंग फंड है जो ऐसे इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर वो इन्वेस्ट करें और 1000 से स्टार्ट करें तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं है और लॉन्ग टर्म में इनको सही रिटर्न्स दे सकता है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर अगर इनको अपना निवेश बढ़ाना हो तो फंड्स का नाम अभी दोहराएंगे ऋषि, मैं नोट कर लूँ। मेरे एसेट लॉन्ग टर्म फंड। क्या 2 फंड्स में डालना चाहिए 500-500 रुपए करके? देखिए, इनको थोड़ा सा पहली बार कर रहे हैं तो 500-500 करके फिर शायद वो मन में आएगा कि एक अच्छा हो गया, एक नहीं हो गया। हमने बहुत बार देखा है कि स्मॉल अमाउंट में फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है। पहले 1000 रुपए के लिए मेरी समझ में यही आता है कि इसी फंड में करना चाहिए। चलिए, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं जो अपनी पहली बार इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छी बात ये है कि मनी मंत्रा जैसे शो को देखकर अपनी निवेश की शुरुआत ये कर रहे हैं। क्या सभी के लिए आप ये फंड्स रेकमेंड करेंगे जो भी इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आपसे सलाह लेना चाहते होंगे ऋषि? हाँ जी, अगर आप एक फंड में आप 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें ज़्यादा चॉइसेस पे मत जाइए, क्योंकि कई बारी आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। आप एक फंड में 1000 रुपए का एक अच्छा सा फंड चुन के आपकी अवधि के हिसाब से, देखिए फंड चुनना उसके लिए होता है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है, आपको पैसा नहीं चाहिए वो वापस 5-7 साल के लिए, उसके हिसाब से फंड का सेक्टर डिसाइड होता है और फंड डिसाइड होता है। अगर वो आपके लिए 5-7 साल के लिए, आपके लिए 2 साल के लिए, आपके लिए 10 साल के लिए, उसके बेसिस पे आपको राइट फंड इन्वेस्टमेंट का पता चलता है। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो 1000 रुपए के लिए देखिए वो अमाउंट छोटा है। अगर आप 2 चीज में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको ओवरऑल रिटर्न नहीं आएगा और वो नहीं होगा। जब आप बढ़ाने जाएं तो दूसरी इन्वेस्टमेंट के लिए आप दूसरा कर सकते हैं।
चलिए, अच्छा लगेगा अगर आप सभी इन तमाम निवेश के गुर को सीखकर अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाएं और लक्ष्य तय करें और अनुशासित तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखें। तब वाकई हमें लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, इस शो पर, इस चैनल पर, वो दिखाई दे रही है और उसका फल भी सामने आ रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए मेरे साथ। और जाते जाते बता दें कि ये जो शो है ये लाइव जाता है ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी। तमाम दर्शक जो भी हमें देख रहे हैं अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भेजें, डीएम करें तो अच्छा होगा। हम आपको संपर्क करेंगे और आपके सवाल शो में शामिल करेंगे। तो अपने सवाल भेजते रहिए और इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।